नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड के खास कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश निगम। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की इनसाइड जानकारी की। खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों के अंदर के कारण क्या हैं। तो शुरू करते हैं खबरों की इनसाइड स्टोरी का सिलसिला। ओबीसी वर्ग के ज्यादा से ज्यादा लोग आरक्षण का लाभ ले सकें, इसके वास्ते केंद्र सरकार ओबीसी की क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाने का मन बना रही है। अभी तक ओबीसी वर्ग में सालाना 8 लाख रुपए की आय वालों को ही आरक्षण का लाभ मिलता है। सरकार इस लिमिट में इजाफा कर सालाना 12 लाख की आय वालों को आरक्षण देने पर विचार कर रही है। हालांकि सरकार ने 3 साल पहले भी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की क्रीमी लेयर के लिए आय सीमा को बढ़ाने के संबंध में प्रयास किए थे, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। अब इस मुद्दे पर पुनर्विचार की पहल शुरू हो गई है। सरकार के स्तर पर विचार विमर्श किया जा रहा है कि सालाना आय की गणना में वेतन और कृषि की आय को भी शामिल किया जाना चाहिए या नहीं। सरकार का मानना है कि खेती की आय को यदि सालाना आय में शुमार न किया जाए तो इससे ओबीसी वर्ग के ग्रामीण गरीबों को मदद मिलेगी। ओबीसी की आय सीमा की समीक्षा करने के लिए सरकार ने सेवानिवृत्त सचिव बीपी शर्मा की अगुवाई में एक पैनल का गठन काफी पहले कर दिया था। इस पैनल को मापदंडों पर फिर से विचार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ओबीसी वर्ग क्रीमी लेयर की सालाना आय सीमा में इजाफा किया जाता है तो ओबीसी के बहुत बड़े वर्ग को आरक्षण का फायदा मिलने लगेगा। इसका आने वाले चुनाव में सत्ताधारी दल को फायदा मिल सकता है। फिलहाल ओबीसी वर्ग उच्च शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार में 27% आरक्षण के हकदार हैं, लेकिन इसके लिए शर्त है कि माता पिता की सालाना वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। 8 लाख और उससे अधिक की सालाना आय वालों को क्रीमी लेयर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ओबीसी वर्ग के लिए इनकम क्राइटेरिया की आमतौर पर हर 3 साल में समीक्षा की जाती है। पिछली समीक्षा 2017 में हुई थी, जब भाजपा की एनडीए सरकार ने ओबीसी वर्ग के लिए सालाना आय का क्राइटेरिया 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया था। इसके पहले वर्ष 2013 में कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने ओबीसी वर्ग के लिए सालाना आय का क्राइटेरिया 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया था। प्रदेश में ओबीसी की कुल आबादी 50.09% है। ओबीसी आरक्षण को लेकर राजनीति चरम पर है। राज्य विधानसभा में इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की आबादी 15.6% है। इस वर्ग को 16% आरक्षण मिल रहा है, अर्थात अनुपात से 0.4% ज्यादा। इसी तरह अनुसूचित जनजाति एसटी की आबादी 21.1% है और उसे 20% आरक्षण मिल रहा है, यानी जनसंख्या के अनुपात के 1.1% कम मिल रहा है। इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव। रंजन श्रीवास्तव जी, आपका इनसाइड राजतंत्र में स्वागत है। जी नमस्कार। रंजन जी, ओबीसी के आरक्षण को ज्यादा लाभ मिल सके उस वर्ग के लोगों के लिए, इसलिए सरकार ओबीसी की क्रीमी लेयर की जो आय सीमा है, इनकम जो है सालाना, उसको बढ़ाने की तैयारी कर रही है। किस तरह देखते हैं इसको आप? देखिए उमेश जी, क्रीमी लेयर का बहुत विवादास्पद मुद्दा हमेशा रहा है जी। नंबर 1, हमेशा जो एक वर्ग ऐसा है जी कि जो उससे वंचित है, उस लाभ से वह चाहता क्रीमी लेयर को जी हाँ ठीक किया जाए, जिससे जो लोगों को लाभ मिल गया है जी उससे बाहर हो और वो जो वंचित लोग हैं, वंचित वर्ग है, उसको फायदा मिले। जी जी। और ये भी फैक्ट है कि समय के हिसाब से इन्फ्लेशन होता है, समय के हिसाब से जो आपका फाइनेंशियल एक स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है समाज में। तो आप किसी भी सीमा में अगर तो उसमें बढ़ोतरी करनी पड़ेगी आपको। अगर मान लीजिए कोई इन्फ्लेशन का रेट अभी है 8 लाख है, तो बाद में तो थोड़ा उसमें डिवेल्यूशन होगा पैसे का, जी हाँ। तो एक तो आपको सीमा रखना पड़ेगा, लेकिन उस सीमा का एक साइंटिफिक आधार होना चाहिए। अगर साइंटिफिक आधार पे 8 लाख का जो भी बढ़ा करना चाहते हैं क्रीमी लेयर के लिए, वो ठीक है। अगर वो साइंटिफिक आधार नहीं रहेगा तो जो वंचित वर्ग है
अभी वंचित रहेगा और उसको फायदा उसका नहीं मिल पाएगा। क्रीमी लेयर का जो भी आपका पॉलिसी है उसको ठीक से इम्प्लीमेंट सरकार नहीं कर पाएगी। या उसमें जो ज्यादा आय वर्ग वाले हैं वो ज्यादा इसका लाभ ले जाएंगे। जी रंजन जी, राजनीतिक दलों की निगाहें पूरी तरह से ओबीसी और आदिवासी वोट बैंक पे टिक गई है, आपको ऐसा नहीं लगता है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए क्या है कि बहुत बड़ी संख्या है उमेश जी। अब अभी आप पिछले कुछ चुनाव का ट्रेंड देखें आप जी, ठीक है, तो चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, पिछला लोकसभा चुनाव छोड़ दीजिए जो कि एक्सेप्शन था, एक वेव था जी, उसमें 45-49% तक कहीं कहीं वोट हुआ है बहुत सारे। अदरवाइज जो सरकारों का या जो भी चुनाव होते हैं उसमें फैसला 40%-44% के आसपास हो जाता है, जो किसी पार्टी को अगर, क्योंकि एक ऐसा वर्ग भी होता है कि जिसको जो कि वोट देने आता नहीं है जी हाँ, तो आप समझिए किसी पार्टी को जो 40% वोट मिलता है, 42% वोट मिलता है। देखिए पिछला आपको याद हो 2018 में विधानसभा चुनाव की बात करूंगा जी, तो 2018 में कांग्रेस का वोट कम था परसेंटेज वाइज जी हाँ, तो लेकिन दोनों आसपास थे 41-48 जी। तो ये जो ऐसा वोट है, जो फेयर है, जहाँ पे पहुंच के आपकी विजय सुनिश्चित हो जाती है, चाहे पंचायत पोल हो, चाहे आपका विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो या कोई चुनाव हो। पहली बात है। दूसरी बात है कि आपको जहाँ पे मध्य प्रदेश में हम लोग रहते हैं वहाँ पे जी बहुत ही बड़ी जनसंख्या आदिवासी वर्ग की 21.1, वो 2011 का जो पिछला वो था सेंसस था जी जी। अभी अगला होगा उसमें कुछ और बढ़ेगा, तो अभी 21 का 22। फिलहाल हम जो सरकारी आधार पे जी उसी आधार को मान के चलेंगे, 16% के 15.6 मान लीजिए, 16 मान लीजिए उसको, तो 16% आपका करीब 37% वोट आपका जो SC ST OBT है। उसी के हिसाब से भी अगर देखें विधानसभा में 43 करीब सीट आपकी SC ST है और करीब 35-36 की SC है जी, SC ST की 47 है। तो ऐसे में कोई पार्टी रहेगी, क्योंकि हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में रहते हैं, उसका समय है, उसी में हमारा सरकारें बनती हैं, या तो जाहिर है कि जाहिर ऐसे वोट बैंक पे कोई भी सरकार हो या कोई पार्टी सारी उस पर ध्यान नहीं हटा सकती है। इसलिए जब बार बार पॉलिटिक्स की बात होती है, अभी ओबीसी का मुद्दा काफी जोर पकड़ा हुआ है हर पूरे यहाँ से लेकर नेशनल लेवल पे, तो हर चीज को हम एक वोट बैंक की तरफ देखते हैं। कोई भी नाराजगी नहीं कर सकते आप किसी को, और किसी को ज्यादा हम डिप्राइव नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बात जहाँ भी क्षण का मामला आता है कि 21% है, 16% है, 50% है, तो ऐसी जगह पे आके सरकार जो भी पार्टी होती है उनकी निगाह टिक जाती है। रंजन जी, इसमें एक और जो प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है, जिस तरह से बातें हो रही है सरकार में कि ओबीसी वर्ग में खेती की आय को ग्रामीण क्षेत्रों में सालाना आय में शुमार नहीं किया जाए, तो उससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण ओबीसी वर्ग के हैं वो इस क्राइटेरिया में, आरक्षण के क्राइटेरिया में आ जाएंगे और लाभ मिल जाएगा। तो इसको कहां तक उचित समझते हैं कि जो खेती की आय है उसको आय में शामिल नहीं किया जाएगा, बस सालाना आय में? जो सबसे बड़ी बात है, जो खेती की आय है, अगर आप देखेंगे तो, अगर मैं संख्या में नहीं बता पाऊंगा, मुझे याद नहीं आ रहा है जी, ज्यादा ऐसी संख्या है उमेश जी खेती में जो बहुत ही स्मॉल होल्डिंग है। स्मॉल होल्डिंग मान लीजिए परिवार में बहुत सारे लोग हैं, वो संख्या घटती जा रही है खेती की जी जी। तो आय अगर देखेंगे आप ऐसे किसानों की, जो हमारे पास 70% संख्या में, वही क्रम याद नहीं कर पा रहा हूँ तुरंत जी जी, ऐसी बहुत बड़ी संख्या है जिसमें स्मॉल होल्डिंग वाले फार्मर्स हैं। बहुत ही कम ऐसी संख्या है जिसमें कि ज्यादा होल्डिंग वाले फार्मर है जी। तो मुझे लगता है कि तो सरकार का एक डिस्कशन है, फिर भी जी जी, अगर ऐसे लोग, मतलब डर है कि जो ज्यादा श्रेणी वाले हैं, कम श्रेणी वाले किसान हैं जी, जिनके पास ज्यादा होल्डिंग की फार्मिंग है, अगर उनकी भी आप नहीं जोड़ेंगे या आए, तो डर है कि जो कम होल्डिंग वाले किसान हैं ऐसे बेचारे वंचित हो जाएंगे। तो जो ज्यादा होल्डिंग वाले हैं, जिनके पास खेती है, उनको लगता है कि जरूर शामिल करना चाहिए, जिससे कम जो वंचित लोग हैं, रियल लोग वंचित हैं, उसको फायदा मिले। रंजन जी 14 से बढ़ा के ओबीसी का 27% कर दिया है जी। आरक्षण के मामले में कभी भी हर राजनीतिक दल का यह प्रयास होता कि जितना ज्यादा से ज्यादा आरक्षण दे दिया जाए। अब ओबीसी वर्ग में ही 14 से 27 जब किया है, तो ये जो संविधान में 50% की सीमा है, ये उसको भी क्रॉस कर गए हैं। तो इस ओर ध्यान नहीं रहता है किसी भी राजनीतिक दल का, जो भी सत्ता में है,
वो केवल इस प्रयास में रहती है कि कैसे आरक्षण ज्यादा से ज्यादा दे दिया जाए। मैं इस पर दो चीज बोलना चाहूंगा उमेश जी। अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने कल का ही डिसीजन है जी, कि वो जो पंचायत पोल को लेकर के जो का इस पे सुनवाई करने से इनकार कर दिया। उसका कारण ये था, उन्होंने कहा जब चुनाव रद्द हो गए तब उस पर कैसे सुनवाई करें, पहली बात। और उन्होंने कहा जब भी आपका ऐसा मामला आएगा उसमें ट्रिपल टेस्ट को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ट्रिपल टेस्ट क्या है? ट्रिपल टेस्ट ये है कि आपको अगर मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि ओबीसी को 27% देना है तो आपको 27% प्रूव करना पड़ेगा ना उस चीज को। तो ऐसा संख्या कहाँ पे है? सेंसस ने तो बताया नहीं है कि ओबीसी इतने हैं, ऐसा कोई प्रोविजन था नहीं। तो उनका भाई आयोग बनाइए, आयोग तय करेगा, ठीक है, वो काम चालू हो गया है मध्य प्रदेश में। दूसरा उन्होंने कहा विद इन स्टेट, जो स्टेट के अंदर भी है, आप किसी भी कोई रिजर्व करना चाहते हैं किसी की सीट, कितना करना चाहते हैं तो आपको वहाँ बताना पड़ेगा यहाँ पे हमारी इतनी जनसंख्या है। और तीसरा जो सबसे जो आपका प्रश्न है उमेश जी, बड़ा क्लियर है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% से ज्यादा आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। तो ऐसे में आप चाहे 27% बोल लो, चाहे 35% बोल लो, भाई आप एससी का कम नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। पॉलिटिकली संभव नहीं है, 27% दे नहीं सकते ओबीसी को। तो फिर मिला के बात वहीं आके आ जाती है कि आप जब 50 को वायलेट नहीं कर सकते, उसको एक्सीड नहीं कर सकते, तो किस आधार पर कर रहे हैं आप? और जब भी ये सवाल पूछा जाता है उमेश जी, चाहे 70-25 पक्ष हो, उन्हें उत्तर होते हैं, उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। किस हालत में दे पाओगे आप? जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन कैसे आप वायलेट करोगे, उसका जवाब नहीं देते हैं। तो साफ बात है, पॉलिटिकल पार्टी मैसेज देना चाहती है, एक मैसेज का गेम है कि देखिए हम आपके साथ हैं। कांग्रेस कुछ नहीं कर रही थी, केवल उन्होंने संख्या बताया, हम तो वाकई करना चाहते हैं। कांग्रेस कहती है कि देखिए हम तो अध्यादेश लेके आए थे। तो कभी पॉलिटिकल मैसेजिंग का गेम है। और 50% से ज्यादा इससे नहीं होगा कि कोई न कोई एग्रीड पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाएगी, सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा देगा। जैसे सके, अभी जितनी संख्या में लाभ मिल रहा था उससे ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने पहले भी कमेटियां बनाई और आय सीमा बढ़ाई है। ये तीसरी बार ऐसा मौका है जब बढ़ाने के काम किया जा रहा है। अब बात करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एनवीडीए की बड़ी और माइक्रो सिंचाई परियोजनाओं के कामों का मूल्यांकन आईआईटी रुड़की और आईआईटी अहमदाबाद के इंजीनियर करेंगे, जबकि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण अभी तक अपने कामों का स्वयं मूल्यांकन कर रहा था। मूल्यांकन के मामले में एनवीडीए में चल रहे इस गड़बड़झाले को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों समीक्षा बैठक के दौरान पकड़ा था। सीएम ने निर्देश दिए थे कि एनवीडीए को संचालित अपनी सभी परियोजनाओं के कामों का मूल्यांकन थर्ड पार्टी से कराना होगा। इसके बाद ही सरकार हरकत में आई और एनवीडीए में थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के वास्ते आईआईटी रुड़की